आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मोहम्मद आजम अली साहब, मेरा सवाल आपसे है, 10 साल का आपका शासन तेलंगाना की जनता ने, आवाम ने देखा है, उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से आपकी वापसी होगी या कांग्रेस से कड़ा मुकाबला है, मान रहे हैं आप? सबसे पहले जी सलाम की तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसे कि आपने कहा है कि 10 साल की कारकर्दगी हमारे सीएम साहब ने जो काम किया है, केसीआर साहब की हुकूमत ने जो काम किया है, बराबर इस बार हैट्रिक होगी। और अवाम के बीच में, पब्लिक के बीच में हर जगह एक ही बात है कि हमारे अपने केसीआर है और वही ने 9 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना में काफी तब्दीली लाई है। आज आप तेलंगाना को देखिए, हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट के बनिस्बत सबसे फास्ट डेवलपिंग, सबसे फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, सबसे सिक्योर स्टेट है इंडिया में। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा जमुना तहजीब की जो है ना, सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका चर्चा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनआरआई जो है जो अब्रॉड रहते हैं। तो दौरान हुकूमत कांग्रेस यानी 2004 से 2014 तक के हर बार फिसादात में वो लोग काफी परेशान रहते थे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद सबसे बड़ी कामयाबी अमन पे हमने कायम किया। जिस तरीके से केसीआर साहब कहते थे कि अपने तेलंगाना को डेवलप करने के लिए सबसे पहले अमन का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए काफी जो है ना उन्होंने जद्दोजहद करके इस तेलंगाना में 9.5 साल में बिल्कुल अमन को बरकरार रखा। एक छोटा सा कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, और ना ही यहाँ पे कोई मॉब लिंचिंग होती है, ना भी यहाँ पे किसी बेटी की जो है ना कोई जो है ना किसी खुदा न खास्ता किसी की तरफ से जो है ना उसकी इज्जत पे, आबरू पे जो है ना फर्क पड़ता है। ये तेलंगाना हुकूमत जो है हमेशा आवाम के लिए काम करती आई है, वेलफेयर के लिए काम करती आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करती आई है, किसानों के लिए काम करती आई है, एजुकेशन के लिए काम करती आई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम करती आई है। तो इसीलिए इस बार बराबर हैट्रिक होगी, और लोग आप देखेंगे 3 तारीख के दिन, जिस दिन काउंटिंग होगी, आपको चारों तरफ बीआरएस की विक्ट्री नजर आएगी। आजम साहब, आपसे मेरा सवाल है, मुद्दे तेलंगाना के नजर आते हैं, किसान आपके खिलाफ सड़कों पर नजर आते हैं, जो युवा हैं बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर नजर आते हैं, चुनाव से पहले की मैं बात कर रही हूँ, लगातार प्रदर्शन होता है। आप कहते हैं आपने तेलंगाना को एक खुशहाल प्रदेश बनाने की कोशिश की है इन 10 सालों के अंदर, और यहाँ की आवाम बहुत खुश है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए। और फिर कांग्रेस की जो 6 गारंटी है, कर्नाटक में 5 गारंटी लेकर आए थे, वो उनका फॉर्मूला हिट रहा, और यहाँ इन्होंने 6 गारंटी अनाउंस कर दिया है। क्या लगता है, थोड़ी घबराहट और ये वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है वो आपको क्या डरा रहा है? नहीं, हमें डर किसी बात का नहीं है मैडम। वोटिंग परसेंटेज भले अगर कम हुआ है तो 5 बजे के बाद पता चलेगा। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 3 बजे के, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग लंच के बाद जो है ना वोट करने के लिए ज्यादा जो है ना परसेंटेज में आते हैं। और जहां तक आपने कहा, अपने इलेक्शन के सामने देखा कि किसान रास्तों पे, रोडों पे आए थे, ये बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए केसीआर साहब ने उन्हें पानी की पूरी सुविधा दी, 24 घंटे पावर उनको मिलता रहा। यही नहीं, रैतु बंधु के नाम पर उनको 78,000 करोड़ रुपए जो है ना उनके अकाउंट्स में डाले गए, ताकि वो अपनी फार्मिंग में उसको यूटिलाइज कर सके। उसी के साथ साथ जैसे कि आप एजुकेशन और यूथ की बात कर रहे हैं, हमारे आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब ने 20,000 से ज्यादा आईटी कंपनीज और दूसरे कंपनीज को जो है ना इन तेलंगाना में लाया है, और अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बच्चों को जो है ना इसका एम्प्लॉयमेंट मिला। और डायरेक्टली जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात अगर मैं करूं तो 1,70,000 से ज्यादा जो है ना गवर्नमेंट जॉब्स जो है ना प्रोवाइड किए गए तेलंगाना। तो ये सब के आंकड़े देखते हैं, और जैसे कि अभी हमारे अरविंद साहब ने कहा कि ये फैमिली पॉलिटिक्स है। देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिली का मेंबर बराबर इन्वॉल्व होता है। और जहां तक आपने स्कैम की बात हुई, जब तक कोई एलिगेशन प्रूफ नहीं हो जाता उसे हम एलिगेशन ही कहते हैं, उसको घोटाले में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये तो आप खुद भी देखते हैं और आप काफी समझदार है। रही बात दूसरी, जैसे कि आप ये कहते हैं कि बीजेपी ने जो है ना तेलंगाना में बहुत कुछ आया, लेकिन आपने तेलंगाना में आया तो चुनाव में सिर्फ भड़काऊ भाषण ही दिए हैं। आप बताइए, तेलंगाना में आने के बाद उन्होंने बुलडोजर चलाने की बात की, और केसीआर ने हमेशा जो है ना एग्रीकल्चर ट्रैक्टर चलाने की बात की। यहाँ पे उन्होंने लेकिन जिस परिवारवाद का जिक्र आप कर रहे हैं सर, जिस परिवारवाद का जिक्र यहाँ पर अपोजिशन जमाते आपके खिलाफ कर रही है, सीधे आपके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाए गए। आपने ठीक कहा कि इल्जाम अभी प्रूफ नहीं हुए हैं, लेकिन इल्जाम लगे हुए। कांग्रेस परिवारवाद की वजह से आज किस हालत में पहुंच गई है, हालांकि थोड़ा थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की कोशिश कांग्रेस खुद को कर रही है, लेकिन ये इल्जाम कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल किए हैं, ये भी सच्चाई है। तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने वाले यही कांग्रेस के लोग थे, क्योंकि तेलंगाना एक सोने की चिड़िया थी। आपको याद दिला दूं, ये तेलंगाना पहले से डेवलप थे। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज थे, यहाँ पे जो है ना डैम्स थे, यहाँ पे काफी बड़े प्रोजेक्ट्स थे, निजाम सागर, उस्मान सागर और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया हॉस्पिटल। ये आंध्रा में कुछ नहीं था।
यही कांग्रेसियों ने इसको आंध्रा में मिलाया था ताकि तेलंगाना का जेंटलमैन एग्रीमेंट की जो हम बात करते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा गया था कि दोनों को उसका बराबर का शेयर दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफी होती रही। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत कभी भी जो है ना कांग्रेसियों ने तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं किया। 69 में भी एजुकेशन चला था कि बाकी जो है ना जब भी यही हालात थे, लेकिन चन्ना रेड्डी साहब को जो है ना इलेक्शन जीतने के बाद वहां पे वायलेंस का तेलंगाना हासिल करने की वजह से उनके ऊपर केसेस फ्रेम करके उनको खामोश बिठा दिया गया था। तेलंगाना पीसफुल मूवमेंट चला केसीआर साहब की सदारत में और हमने तेलंगाना हासिल किया। आज ये बोलना गलत है क्योंकि तेलंगाना पहले से ही डेवलप स्टेट था, आज भी डेवलप है, आज भी सबसे फास्ट डेवलपिंग स्टेट तेलंगाना बनने के बाद हुआ है। ये एक मिसाली स्टेट है पूरे तेलंगाना के, पूरे हिंदुस्तान में। तेलंगाना का नक्शा आप जहां भी देखते हैं हिंदुस्तान में, लोग कहते हैं ये अमन का तेलंगाना है, गंगा जमुना तहजीब का, ग्रोथ का तेलंगाना है, एम्प्लॉयमेंट का तेलंगाना। यहाँ पे सारे मजहबों को एक जैसा बीजेपी से स्टेट तेलंगाना। बीजेपी का सवाल यह मोहम्मद आजम साहब आपसे है। आप कहते हैं कि किसी तरह का कोई परिवारवाद नहीं है, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है, सिर्फ इल्जाम लगे हैं यहाँ। लेकिन कांग्रेस ने एक मास्टर कार्ड चला है, यहाँ वो 6 गारंटी है और ये सिलसिला हम दिल्ली से देख रहे हैं। जहां जहां इस तरह की गारंटियों को अनाउंस किया जाता है वहां इसका फायदा वोट में तब्दील होता हुआ नजर आता है। आपके ऊपर ये इल्जाम लगते हैं कि भाई आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो इसे ऐसे करते हैं कि तेलंगाना के अंदर आप जो है बीजेपी के साथ भले इत्तेहाद ना करें। हालांकि पीएम कहते हैं कि आप उनके पास आए थे इत्तेहाद करने के लिए, बीजेपी के साथ इत्तेहाद केसीआर करना चाहते थे। इस पर भी आपका रिएक्शन। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल आता है तो आप अपोजिशन जमातों के साथ नहीं खड़े होते हैं, सीधे आप बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इसलिए आप बीजेपी के साथ इस चुनाव में भी है, ये इल्जाम आपके ऊपर है। बहुत आसान है, जैसे अभी हमारे काबिल दोस्त ने कहा कि आप कुछ पढ़ लिख कर आइए ताकि पता चले कि तेलंगाना को कहां और कब कैसे अवार्ड मिले, कहां से तेलंगाना नंबर 1 हुआ। तो मैं जरा उनको, आप अपने पेन पेपर ले लीजिए, आपको मैं गिनाता हूं और आप चाहे तो इसको बाकायदा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तेलंगाना ने मैटरनिटी हेल्थ सेगमेंट में 2 बड़े अवार्ड हासिल किए। MAUD डिपार्टमेंट में कन्फर्ड ग्रीन चैंपियन अवार्ड हासिल किया। आप प्लीज नोट करिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तेलंगाना प्रोजेक्ट कंसर्न गोल्ड आइकॉन तेलंगाना डिजिटल इंडिया ने उनको अवार्ड दिया 2022 में। MAUD में भी ग्रीन चैंपियन का अवार्ड 2022 में तेलंगाना को मिला। हैदराबाद को प्रेस्टिजियस वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड 2022 में दिया गया। मिशन भगीरथ को नेशनल अवार्ड दिया गया। यही नहीं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, स्वच्छ सर्वेक्षण में 2022 में 16 अवार्ड तेलंगाना को मिले। इसी के साथ साथ तेलंगाना ने टूरिज्म में 4 अवार्ड हासिल किए। और यही नहीं, अभी जब मैं ग्राम पंचायत की बात करता हूं तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत समिति सतत विकास पुरस्कार में तेलंगाना को 13 अवार्ड मिले, नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 में। अब इसके अलावा जहां तक आप कहते हैं कि ये पार्टी राजनीतिक पार्टी जरा फैमिली पॉलिटिक्स चलाती है, तो ये तो नेहरू के जमाने से चलते आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज नेहरू के जमाने से उसमें, आज बीजेपी में कहीं ना कहीं आप देखिए वो तो जो है फैमिली पॉलिटिक्स आपको नजर आएगी। लेकिन जैसा आपने कहा है कि एलिगेशंस का मामला है, एलिगेशंस को रिजाइन करना चाहिए। जब तक ये चीज साबित नहीं होती, रिजाइन करना मतलब इसका कोई मसला हल नहीं कर सकते। लिहाजा तेलंगाना एक डेवलपिंग स्टेट है, ग्रोइंग स्टेट है। आइंदा चलकर भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना में आने के बाद जातिवाद की बात करे, बीआरएस में परिवारवाद है, क्या आप ये तस्लीम कर रहे हैं? बीआरएस में परिवारवाद है, आप ये तस्लीम कर रहे हैं? अरे क्यों ना हो मैडम, परिवारवाद तो होना चाहिए ना। देखिए पॉलिटिकल तेलंगाना हासिल किसने किया? 11 दिन भूख हड़ताल मौन व्रत रख के 11 दिन भूख हड़ताल रहकर केसीआर साहब ने अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना हासिल किया। ये कांग्रेस कहती है तेलंगाना हमने दिया। आपने कब दिया? आपने देखा कि केसीआर साहब की हालत बहुत नाजुक हो गई तो आपके चिदम्बरम साहब ने कहा कि तेलंगाना का प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। जब उतना इंतजार क्यों किया? अगर आपको तेलंगाना देना होता तो आप जब भी तेलंगाना देते 69 में, आपने जब भी खिलवाड़ किया, जब भी यही कहा कि ठीक है अब तक जो हो गया हमारा जेंटलमैन एग्रीमेंट हम पूरा नहीं कर सके, 69 से बराबर करेंगे। लेकिन उसके बाद भी आप लोग पॉलिटिक्स करते रहे तेलंगाना के अवाम के साथ और कभी भी उनके हक के लिए काम नहीं किए। आप बताइए, आंध्र प्रदेश में जब तेलंगाना मिलाया गया था उस वक्त तेलंगाना की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। आंध्रा बहुत बैकवर्ड था। 10 साल हो गए ना, 10 साल हो गए यहाँ पे बीआरएस को सत्ता में काबिज हुए हुए और 2 सरकारें आपने चला ली। अब तो परिवारवाद से बाहर निकली और लोगों को मौका दीजिए। जो मिनिस्ट्री जो राहुल गांधी कहते हैं, ये मेरा इल्जाम नहीं है, राहुल गांधी का इल्जाम है, जो सबसे फायदे की मिनिस्ट्री है वो पूरे परिवार के पास है, ये राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है।
मेरा सवाल निरंजन जी आपसे। रिजाइन कर देना चाहिए, पब्लिक में आने से पहले सब रिजाइन करके आना चाहिए। सोनिया गांधी पार्लियामेंट में, राहुल गांधी पार्लियामेंट में, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक इंदिरा है, तो गांधी जी प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस के पद चिन्हों पर, उनके नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं क्या? निरंजन जी जवाब दीजिए। नक्शे कदम पे कांग्रेस के नहीं चल रहा, ये तो हमारा तेलंगाना है। इसको डेवलप करने के लिए जो तेलंगाना की जो कुर्बानियां दी केसीआर साहब ने, ये सब उनकी फैमिली ने नजदीक से देखा है। आइंदा चल के इसके स्टेट को डेवलप करने के लिए उन्हीं की जो है ना फैमिली में से कोई ना कोई बट आगे मोहम्मद बढ़ते आजम जाएगा अली साहब, जरूर। 10 साल हो गए, आप जैसे और भी कद्दावर लीडर होंगे और भी कैपेबल लीडर होंगे जो सरकार में आने चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस से Definitely मिलेगा। आज से तो मौका मेरा सबको मिलते सवाल जा है। रहा है। नहीं, ठीक है सिर्फ जो है सर। ना फैमिली बात बोल के हम बोल नहीं सकते ना, मौके तो बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं। क्या सिर्फ